सुबह अभी मैं नाश्ते के लिए बैठा ही था कि मेरा छोटा बेटा स्कूल का बस्ता उठाए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू आज फीस जमा ना हुई तो सर ने कहा है कल से क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो, शाम तक इंतजाम हो जाएगा। वो खुश होकर चला गया, मगर मेरे सामने रखी चाय ठंडी हो गई, क्योंकि मुझे खुद मालूम था कि मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि आज का खर्च पूरा हो सके। बीवी ने रोटी रखते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, बच्चों के सामने हर बार झूठी तसल्ली मत दिया करो, वो अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी सब समझ आने लगा है। मैंने खामोशी से नजरें झुका ली, फिर जेब से चंद पुराने नोट निकाल के मेज पे रख दिए। वो नोट गिन के उसने बेबसी से कहा, इनसे तो आधा राशन भी नहीं आएगा। गैस का बिल अलग पड़ा है, बिजली का बिल अलग रखा है, मालिक मकान भी 2 बार आके जा चुका है, अब क्या करेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मैं रोज की तरह काम पे निकल गया। मेरी नौकरी एक प्राइवेट गोदाम में थी, जहाँ सारा दिन सामान उठाना रखना और गाड़ियों में भरना पड़ता था। दोपहर तक कमर जवाब दे जाती थी, मगर छुट्टी करने का मतलब था उस दिन की तनख्वाह कट जाना, इसलिए मैं खामोशी से काम करता रहता था। इतने में मुंशी मेरे पास आया और बोला, मालिक बुला रहे हैं। मैं दफ्तर में गया तो मालिक ने कुर्सी से उठे बगैर कहा, काम कम हो गया है, अगले महीने से कुछ लोगों को फारिग करना पड़ेगा, तुम भी कोई और काम देख लो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, सर मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मालिक ने सर्द लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आती है, मगर नुकसान में कारोबार नहीं चलता। शाम को गोदाम से निकला तो जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि घर का किराया तो दूर, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकता था। मैं काफ़ी देर बाजार में खड़ा कीमतें देखता रहा, फिर खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरा मोबाइल बजा, दूसरी तरफ कर्ज देने वाला था। उसे सलाम के बगैर कहा, कब तक बहाने बनाओगे, मेरे पैसे वापस करो वरना कल मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैंने बहुत मिन्नत की कि मुझे चंद दिन और दे दो, मगर उसे फ़ोन बंद कर दिया। घर पहुंचा तो दोनों बच्चे दरवाजे पे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। बेटी भाग के मेरे पास आई और बोली, अब्बू आप मेरी रंगों वाली कॉपी लाए हैं ना, कल स्कूल में चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा आज दुकान बंद थी, कल ज़रूर ले आऊँगा। वो मासूमियत से बोली, फिर ठीक है कल ले आइएगा, और खुशी खुशी अंदर चली गई। उसकी बात सुन के मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने एक और झूठ बोल दिया है। रात को खाने के वक्त बीवी ने सिर्फ दाल रखी। मैंने पूछा, सब्जी नहीं बनी? उसने आहिस्ता से कहा, दाल भी पड़ोस से मांग के लाई हूँ, आटा भी सिर्फ कल तक का बचा है। मैं खामोशी से खाना खाता रहा। बच्चों ने खाना खत्म किया तो बेटा मेरे पास फिर आ गया और बोला, अब्बू अगर फीस ना हो तो क्या मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं? मैंने फौरन उसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा तुम ज़रूर जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खाने के बाद बीवी मेरे पास आके बैठी, उसने आहिस्ता से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और मेरी हथेली पे रख दी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो बोली, ये मेरी शादी की आखिरी निशानी है, इसे भी बेच दो, शायद चंद दिन का खर्च निकल आए। मैंने फौरन अंगूठी वापस उसके हाथ पे रखी और कहा, नहीं ये नहीं बिकेगी, अभी मैं जिंदा हूँ। वो नम आंखों से मुझे देखती रही मगर कुछ न बोली। अगली सुबह मैं मामूल से भी पहले घर से निकल गया। मैंने सोच लिया था कि आज गोदाम के बाद जहाँ भी मजदूरी मिलेगी कर लूंगा। दोपहर तक मैंने एक तामीराती जगह पे ईंटें उठाई, फिर शाम तक एक दुकान पे सामान उतारा। जिस्म थक के टूट चुका था, मगर जेब में चंद 100 रुपए आ गए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज कम से कम बच्चों के लिए राशन ले जाऊंगा। मैं अभी राशन की दुकान से बाहर निकला ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे सामने मेरा पुराना दोस्त सलीम खड़ा था। कई साल बाद उसे देख रहा था। उसे मुझे गौर से देखा, फिर बोला, यार तुम बहुत बदल गए हो, लगता है जिंदगी ने अच्छा खासा इम्तिहान दिया है। मैंने हंसने की कोशिश की मगर हंसी ना आ सकी। उसे कहा, चलो सामने होटल में बैठते हैं, काफ़ी अरसे बाद मिले हैं, कुछ बात करते हैं। हम दोनों वहीं बैठ गए। सलीम बार बार मेरे चेहरे को देख रहा था। फिर उसे सीधा सवाल किया, सच बताओ कितनी मुश्किल में हो? मैंने पहले बार टालने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों उसके सामने दिल खुल गया। मैंने उसे घर के हालात, बच्चों की फीस, कर्ज और नौकरी की परेशानी सब कुछ बता दिया। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने मेज़ पे उंगलियां मारते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊं जिसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिल जाएं कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम सुनोगे? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था कि वो मजाक कर रहा है या वाकई कोई ऐसी बात जानता है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने सलीम की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर इतनी आसानी से इतने पैसे मिलते तो आज हर गरीब अमीर होता। सलीम ने भी मुस्कुरा के कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने चाय का आखिरी घूंट पिया और कहा, पहले ये तो बताओ काम क्या है? उसे फौरन सर हिला दिया और बोला, अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। पहले तुम सिर्फ ये बताओ कि अगर कोई काम कानून के खिलाफ ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो तो क्या तुम करोगे? मैंने कहा, मैं सारी जिंदगी मेहनत करता आया हूँ, हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहता। सलीम ने कहा, बस यही बात याद रखना। फिर वो उठा और जाते जाते अपना नंबर दे गया। मैं रात को घर पहुंचा तो बीवी ने मेरे सामने खाली दवाइयों की शीशियां रख दी और बोली, अब्बू की दवाई आज खत्म हो गई है, डॉक्टर ने कहा है 1 दिन भी नागा नहीं करना। मैंने दवाइयों का खाली पैकेट हाथ में लिया और खामोश हो गया। अब्बू अंदर चारपाई पे लेटे खांस रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा मेरी दवाई की फिक्र न करना,
पहले बच्चों का खर्च पूरा करो। मैंने ज़बरदस्ती हंस के कहा, आप जल्दी ठीक हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरी आवाज़ में खुद मेरा यकीन भी नहीं था। सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। रास्ते में बेटे ने कहा, अब्बू मेरे सारे दोस्त नए जूते पहन के आते हैं, मेरे जूते भी फट गए हैं। मैंने उसके जूतों की तरफ देखा, वाकई आगे से खुल चुके थे। मैंने कहा, जुम्मे को ले देंगे। उसे खुश होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे मालूम था कि जुम्मा आने तक भी मेरे हालात शायद ना बदलें। उस दिन मजदूरी करके जैसे ही मैं घर पहुंचा, बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बू आज स्कूल में कहा गया है अगले हफ्ते एनुअल फंक्शन है, मुझे भी हिस्सा लेना है। सब बच्चों ने नए कपड़े लिए हैं, आप मेरे लिए भी ले आए ना। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके सर पे हाथ रख के कहा, जरूर ले आऊंगा, मेरी बेटी सबसे अच्छी लगेगी। वो खुश होकर अंदर भाग गई और मैं दरवाजे पे ही खड़ा रह गया। रात को जब बच्चे सो गए तो बीवी मेरे पास आके बैठी। उसने आहिस्ता से कहा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, पूछो। वो बोली, अगर मैं भी किसी घर में सफाई या खाना पकाने का काम कर लूँ तो शायद कुछ मदद हो जाए। मैंने फौरन कहा, नहीं मैं नहीं चाहता। वो बोली, फिर और क्या करें, हर रोज किसी न किसी से झूठ बोलना पड़ता है, कभी बच्चों से, कभी मालिक मकान से, कभी कर्ज वालों से। मैं खामोश बैठा रहा क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मैं भट्टे से फारिग होकर एक और जगह मजदूरी करने चला गया। रात काफी देर से घर लौटा तो गली के बाहर ही मालिक मकान खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, 3 महीने का किराया हो गया है, अब अगले हफ्ते तक पैसे न दिए तो घर खाली कर देना। मैंने बहुत दरख्वास्त की मगर वो यही कहता रहा कि मैं भी किसी को जवाब देता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा भी नुकसान हो रहा है। वो चला गया तो मैं काफ़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर के अंदर आया तो बीवी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बगैर कुछ पूछे पानी का ग्लास दे दिया। शायद वो समझ गई थी कि आज भी कोई नई परेशानी साथ आई है। मैं खामोशी से चारपाई पे बैठ गया। इतने में मेरा मोबाइल बजा। सलीम का फ़ोन था। उसे कहा, कल दोपहर को मुझसे ज़रूर मिलना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, अगर मजदूरी से छुट्टी ना मिली तो? उसे बात काटते हुए कहा, 1 घंटा निकाल लेना, शायद ये मुलाकात तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। अगले दिन मैं वक्त पे उसके पास पहुंच गया। वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे मुझे गाड़ी में बिठाया और शहर के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाने लगा। मैंने कई बार पूछा, कहाँ जा रहे हैं, मगर हर बार यही कहता रहा, थोड़ा सब्र करो, अभी सब बताता हूँ। आखिर गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने जाके रुकी। सलीम ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अंदर चलने से पहले एक बात याद रखना, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है और उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम कर सके। मैं हैरान होकर उसके साथ बंगले के अंदर दाखिल हो गया, मगर मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि चंद लम्हों बाद मैं ऐसी बात सुनने वाला हूँ जिस पर यकीन करना भी आसान नहीं होगा। मैं और सलीम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो एक मुलाजिम हमें सीधा ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ एक उम्र रसीदा आदमी खामोशी से सोफे पे बैठा था। उसके साथ एक खातून और तकरीबन 30-35 साल का एक और नौजवान भी मौजूद था। तीनों के चेहरों पर अजीब सी परेशानी थी, जैसे कई रातों से सोए ना हो। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया मगर कमरे में चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। आखिर वो बुजुर्ग आहिस्ता से बोले, सलीम ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है, उसने बताया है तुम मेहनत करने वाले और राज रखने वाले आदमी हो। मैंने अदब से जवाब दिया, जी मैं बस अपनी रोजी के लिए मेहनत करता हूँ। उन्होंने मुलाजिम को चाय लाने का कहा, फिर मेरी तरफ देख के पूछा, घर में कौन कौन है? मैंने बताया, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं और बीमार वालिद भी हैं। उन्होंने एक एक बात गौर से सुनी, फिर पूछा, अगर अचानक तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? मैंने फौरन कहा, सबसे पहले कर्ज उतारूंगा, फिर बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें खरीदूंगा और एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू करूंगा ताकि दोबारा किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी बात सुन के वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर सिर्फ इतना बोले, अच्छा है, इंसान को अपनी ज़रूरत का पता होना चाहिए। इतने में वो नौजवान एक फ़ाइल लेके आया और मेज़ पे रख दी। मैंने फ़ाइल की तरफ देखा तो उसे फ़ौरन उसे बंद कर दिया, जैसे अभी मुझे कुछ दिखाना नहीं चाहता था। उसे कहा, अभी जल्दी नहीं है, पहले हम चाहते हैं आप हमें समझें और हम आपको समझें, इसके बाद ही असल बात करेंगे। मैंने हैरत से सलीम की तरफ देखा मगर वो भी खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ दीवारों पे एक ही लड़की की कई तस्वीरें लगी हुई थीं। कहीं वो ग्रेजुएशन का गाउन पहने हंस रही थी, कहीं किसी सालगिरह की तस्वीर थी, कहीं अपने वालिद के साथ खड़ी थी। मैंने बेख्तियार पूछ लिया, क्या यह आपकी बेटी है? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, हाँ ये हमारी दुनिया है। फिर फौरन बात बदल दी और मुझे वापस ड्राइंग रूम में ले आए। चाय खत्म हुई तो उन्होंने कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम जा सकते हो, सलीम तुम्हें खुद छोड़ देगा। मैं हैरान रह गया। मैंने दिल में सोचा, इतनी दूर सिर्फ चाय पिलाने के लिए बुलाया था, मगर मैंने कुछ न कहा। बाहर आया तो सलीम गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैंने बैठते ही पूछा, आखिर ये सब था क्या? उसने हल्की आवाज़ में कहा, अभी नहीं, वक्त आने दो। मैंने वादा किया है कि असल बात वो खुद ही करेंगे। 2 दिन गुजर गए, ना उसका फ़ोन आया ना उस बंगले से कोई खबर मिली। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर मसरूफ़ हो गया, मगर हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। आखिर मजदूरी के बाद थका हारा घर पहुंचा। घर के अंदर दाखिल हुआ तो बीवी मेरे चेहरे को देखते ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। उसने आयशा से पूछा, आज बहुत देर हो गई। मैंने खामोशी इख्तियार की क्योंकि काम करके मुझ में बोलने की हिम्मत भी नहीं रही थी।
वो चंद लम्हे कुछ न बोली, फिर किचन में गई और एक छोटा सा डिब्बा ले आई। उसमें उसके कानों की बालियां थी। उसे मेरे हाथ पे रखी और बोली, पहले अंगूठी बचा ली थी, अब ये तो रख लो, शायद चंद दिन का सहारा बन जाए। मैंने फौरन हाथ पीछे कर लिया, मगर उसे जबरदस्ती वो बालियां मेरी हथेली पे रख दी। उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर स्कूल का एक मुलाजिम खड़ा था। उसे कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर इस हफ्ते तक फीस जमा ना हुई तो बच्चों का नाम आर्जी तौर पर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। वो कागज लेके चला गया। बेटा दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। वो आहिस्ता से मेरे पास आया और बोला, अब्बू, अगर मेरे पढ़ने से आपको परेशानी होती है तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मैंने फौरन उसे गले लगा लिया, मगर उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए। रात गए तक मुझे नींद न आई। मैं बार बार सोचता रहा अब क्या होगा। उसी बेचैनी में मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पे सलीम का नाम था। मैंने फौरन फ़ोन उठाया, उसे सिर्फ एक जुमला कहा, कल सुबह तैयार रहना, इस बार वो लोग तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। असल बात अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह मैं वक्त से पहले ही तैयार होकर बैठ गया था। रात भर एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर वो लोग मुझ जैसे आदमी से ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते हैं जिसके बदले इतनी बड़ी रकम देने को तैयार हैं। बीवी ने मेरे सामने चाय रखी और बोली, आज कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट बना के कहा, हाँ, एक जगह बात करनी है, दुआ करना काम बन जाए। उसे दोनों हाथ उठा के मेरे लिए दुआ की और कहा, अल्लाह आज तुम्हें खाली हाथ वापस न भेजे। घर से निकलते ही सलीम की गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी। मैं उसके साथ बैठ गया। रास्ते भर वो खामोश रहा। मैंने कई बार पूछा कि आज तो कुछ बता दो, मगर वो हर बार यही कहता रहा, थोड़ा सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया। कुछ देर बाद गाड़ी फिर उसी बड़े बंगले के सामने जाकर रुक गई। इस बार गेट पे मौजूद गार्ड ने हमें बगैर पूछे अंदर जाने दिया, जैसे उसे पहले ही हमारे आने की खबर हो। अंदर दाखिल हुआ तो आज माहौल पहले से भी ज़्यादा संजीदा था। वही बुजुर्ग आदमी सोफे पर बैठे थे, मगर इस बार उनके साथ दो और लोग भी मौजूद थे। सबके सामने फाइलें रखी थीं, जैसे किसी अहम फैसले की तैयारी हो रही हो। मैं बैठा तो बुजुर्ग ने मेरी तरफ देख के कहा, हमें खुशी है कि तुम आए हो। फिर उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी और कहा, किसी को अंदर ना आने देना जब तक हम न बुलाएं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, सलीम ने तुम्हारे हालात हमें बताए हैं। हम किसी मजबूर आदमी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, लेकिन हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आखिरी वक्त तक हमारे साथ खड़ा रहे। अगर तुमने हाँ कर दी तो हम भी अपना वादा पूरा करेंगे, अगर इनकार किया तो आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने सीधा जवाब दिया, पहले काम बताइए, इसके बाद ही फैसला कर सकूंगा। उन्होंने मेरी बात सुनी, मगर फौरन जवाब न दिया, बल्कि नौजवान को इशारा किया। वो उठा और एक लिफाफा ले आया। उसे लिफाफा मेरे सामने रखा। मैंने खोला तो उनके कहने के मुताबिक अंदर 5 लाख रुपए थे। मैं घबरा के फौरन लिफाफा बंद कर दिया और कहा, ये किस लिए हैं? बुजुर्ग ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि हमारे लिए पैसा मसला नहीं, असल रकम इससे कहीं ज़्यादा होगी, मगर इसके लिए पहले तुम्हें पूरी बात सुननी होगी। मैंने लिफाफा वापस उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, जब तक काम ना जान लूँ 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मेरी बात सुन के पहली बार वो बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सलीम सही कहता है, तुम अभी भी अपनी ईमानदारी पे कायम हो। फिर उन्होंने लिफाफा वापस रख लिया। इसी दौरान मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने इजाज़त लेके फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मेरी बीवी थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे कहा, अब्बू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, मोहल्ले के डॉक्टर ने कहा है उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाओ। मैंने परेशानी से पूछा, पैसे कितने चाहिए? उसे रोते हुए कहा, पहले दाखिल तो कराएं, फिर इलाज शुरू होगा। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, और फ़ोन बंद कर दिया। मैं फ़ौरन उठने लगा तो बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। उन्होंने मेज़ की दराज खोली और एक लिफाफा मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, इसमें कुछ रकम है, पहले अपने वालिद को अस्पताल ले जाओ। यह कर्ज नहीं और ना ही इस काम की कीमत है, इसे सिर्फ इंसानियत समझ के रख लो, जब फुर्सत हो तब वापस आ जाना। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें इतनी रकम थी कि अब्बा का इलाज भी हो सकता था और कई दिन का खर्च निकल सकता था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। उन्होंने नरमी से कहा, अगर आज तुम ये रकम ना ले गए तो शायद तुम्हारे वालिद का इलाज भी ना हो सके, बाकी फैसला बाद में कर लेना। मैं सीधा घर पहुंचा, अब्बू को ले जाकर अस्पताल दाखिल कराया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। शाम तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने सुकून का सांस लिया। बीवी ने हैरत से पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने बात टालते हुए कहा, एक जानने वाले ने मदद की है। वो कुछ देर मुझे देखती रही, मगर मजीद कुछ न पूछा। रात को जब हम घर वापस आए तो बच्चों ने दौड़ के अब्बू को गले लगा लिया। बेटा खुशी से बोला, अब्बू अब दादा जान ठीक हो जाएंगे ना? मैंने कहा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये सुकून मुफ्त में नहीं आया। अगले दिन सुबह सलीम खुद मेरे घर आ गया। उसने मुझे बाहर चलने का इशारा किया। हम गली के कोने तक गए तो उसने मेरी आंखों में देख के कहा, अब इन लोगों के पास छुपाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा। वो चाहते हैं कल तुम आखिरी बार उनसे मिलो। इस मुलाकात के बाद या तो तुम हमेशा के लिए इनकार कर दो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना पूछा, आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए एक अमीर ख़ानदान इतना बेचैन है? सलीम ने पहली बार मेरी तरफ संजीदगी से देखा, मगर फिर भी असल बात ना बताई। उसे सिर्फ इतना कहा कि कल जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अंदर कदम रखना चाहते हो या हमेशा के लिए वापस मुड़ जाना चाहते हो।
अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त पे फिर उसी बंगले में पहुंच गया। इस बार न चाय आई न रस्मी बातें हुई। सलीम मुझे सीधा ऊपर वाले कमरे ले गया, जहां वही बुजुर्ग आदमी, उनकी बेगम और वो नौजवान खामोश बैठे थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया, जैसे वो किसी बात को हर कीमत पर बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज हम तुम्हें हर बात सच सच बता देंगे, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ से सिर्फ 2 फैसलों में से एक फैसला लेके निकलोगे, या हमेशा के लिए इनकार या फिर हमेशा के लिए खामोशी। उन्होंने मेज पे एक मोटी फाइल रखी और मेरे सामने खोली। अंदर जायदाद के कागजात, वसीयत की नकल और कुछ कानूनी कागज थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सारी जायदाद हमारी बेटी के नाम होनी थी, लेकिन वसीयत में एक शर्त है कि जायदाद सिर्फ इसी सूरत में मुंतकिल होगी जब वो शादीशुदा होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सब कुछ एक ट्रस्ट के पास चला जाएगा। मैंने हैरत से पूछा, फिर मसला क्या है, आप उसकी शादी करें। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी ने जवाब न दिया। कमरे में चंद लम्हे ऐसी खामोशी रही कि मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर मैंने दोबारा पूछा, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, असल बात सुनने के बाद अगर तुम उठ के चले जाओ तो भी हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन इससे पहले एक वादा करो कि यहाँ जो कुछ सुनोगे वो इस कमरे से बाहर किसी को नहीं बताओगे। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं वादा करता हूँ। इतने में वो नौजवान उठा और बोला, आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ पीछे चल दिया। वो मुझे बंगले के एक पिछले हिस्से में ले गया, जहाँ एक मजबूत लोहे का दरवाजा था। उसे जेब से चाबी निकाली, मगर दरवाजा खोलने से पहले मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जो मंजर अब आप देखने वाले हैं, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं खामोश खड़ा रहा। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का लॉक खोलना शुरू किया। दरवाजा खुला तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी। सामने बर्फ से ठंडा एक खास शीशे का बॉक्स रखा था। मैं भी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो नौजवान आगे बढ़ा। उसने कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही अंदर पड़ी, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी सांस रुक गई और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये क्या है? मेरे सामने एक नौजवान लड़की की मैयत पड़ी थी। उसके चेहरे पे ऐसा सुकून था जैसे वो सो रही हो। मैं कई लम्हों तक बोल ही न सका। फिर एकदम पीछे हट गया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इतने में वो बुजुर्ग भी कमरे में आ गए। उनकी बेगम की आंखें मुसलसल रो रही थीं। बुजुर्ग ने मैयत की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, ये हमारी बेटी हिना है। एक हादसे में इसकी मौत हो गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैंने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, लेकिन मुझे यहाँ लाने का इससे क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कुर्सी पे बैठते हुए कहा, ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रह के अपनी बात शुरू की। हिना मेरे बड़े भाई की बेटी थी। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था। हमने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। उसके वालिद ने मरते वक्त अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन एक शर्त भी लिख दी कि जायदाद उसी वक्त उसके नाम मुंतकिल होगी जब वो शादीशुदा होगी। अगर शादी से पहले उसकी मौत हो गई तो पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले कर दी जाएगी। हमने उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, मगर किस्मत ने हमें मोहलत ही न दी। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो बोलते गए। हमने वकीलों से बात की, सब ने यही कहा, कुछ नहीं हो सकता। फिर किसी ने ये रास्ता बताया, अगर मौत का ऐलान चंद दिन के लिए रोक दिया जाए और कानूनी तौर पर उसका निकाह पहले हो जाए तो कागजों में वो शादीशुदा शुमार होगी। इसके बाद हाथ साथ ही मौत का ऐलान कर दिया जाएगा और जायदाद हमारे खानदान के पास रहेगी। मैंने गुस्से से कहा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एक मरने वाली लड़की का निकाह ये कैसे मुमकिन है? ये तो गुनाह है, जुर्म है। बुजुर्ग ने नजरें झुकाई और आहिस्ता से कहा, हमें सब मालूम है, मगर करोड़ों की जायदाद एक लम्हे में हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमने पूरी जिंदगी ये सब संभाला है। मैं फौरन मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। सलीम ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इस काम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। मैं बंगले से बाहर आ गया, मगर चंद कदम चलने के बाद ही मेरा फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ मेरी बीवी थी। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे कहा, अस्पताल वालों ने कहा है अब्बू का आज एक टेस्ट होगा, वरना इलाज रोक देंगे। इधर स्कूल से भी दोबारा फ़ोन आया है, बच्चों की फीस का आज आखिरी दिन है और मालिक मकान सुबह फिर आया था। मैं खामोश खड़ा सब सुनता रहा। मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी न निकला। फ़ोन बंद हुआ ही था कि सलीम मेरे पास आया। उसे मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया तो मैंने गुस्से से कहा, इसे वापस रखो। उसे कहा, इसमें 50 लाख हैं, तुम्हारे सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम अपने वालिद का इलाज करवा सकोगे, अपनी बीवी को दोबारा कभी रोता नहीं देखोगे। सिर्फ एक दस्तखत करना है और एक निकाह पढ़वाना है, इसके बाद सब खत्म। मैंने जोर से लिफाफा उसके सीने पे मारा और कहा, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए सलीम। उसे पहली बार सख्त लहजे में कहा, फिर अपने बच्चों को जाके खुद बता देना कि उनका स्कूल छूट गया है। अपने बाप को बताना कि इलाज नहीं होगा। अपनी बीवी से कहना अब घर खाली करने की तैयारी करे, क्योंकि तुमने ईमानदारी बचाई है। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं सड़क के किनारे जाके बैठ गया। मेरे सामने एक तरफ अपने असूल थे और दूसरी तरफ अपने बच्चों के चेहरे बार बार आंखों के सामने आ रहे थे। बेटे के फटे हुए जूते, बेटी की उदास आंखें, अब्बू की दवाइयाँ, बीबी की उतारी हुई बालियाँ, सब एक साथ याद आने लगी। मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और दोबारा बंगले की तरफ चल दिया।
मेरे कदम बहुत भारी थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम मुझे किसी अंधेरे की तरफ ले जा रहा हो। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सब लोग खामोशी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने नजरें झुका के धीमी आवाज में कहा कि अगर मैं हाँ कर दूं तो इसके बाद मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बुजुर्ग ने फौरन कहा, नहीं, तुम्हारा नाम सिर्फ कागजों तक होगा। 3 दिन बाद हम हादसे की खबर देंगे, फिर तुम तलाक के कागजात पे दस्तखत कर दोगे। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी गुजारना और हम अपनी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा उठा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगी, मगर उस वक्त मेरी मजबूरी मेरे ईमान से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। उसी शाम शहर के एक सुनसान मकाम पर सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में एक काजी को बुलाया गया। तमाम कागजात तैयार थे। किसी ने मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की। सिर्फ इतना कहा गया कि जो पूछा जाए उसका जवाब देना। मेरी आवाज बार बार लड़खड़ा रही थी, मगर आखिरकार मैंने कबूल है कह दिया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि जिस दुल्हन के नाम पर निकाह पढ़ाया जा रहा था वो कई दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। निकाह खत्म हुआ तो एक आदमी मेरे सामने कुछ और कागजात ले आया और बोला, ये तलाक के कागजात हैं, इन पे तारीख बाद में डाल दी जाएगी। 3 दिन बाद जब हम लाश सर्द खाने से ले आएंगे और हादसाती मौत का ऐलान हो जाएगा, तब तुम इन पे भी दस्तखत कर देना। मैंने वो कागजात हाथ में लिया तो पहली बार महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ एक गलत फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे जुर्म के हवाले कर दी है जिसका अंजाम मुझे खुद भी मालूम नहीं था। निकाह खत्म होने के बाद मैंने वो लिफाफा अपने बैग में रखा और भारी कदमों से बाहर निकल आया। सलीम ने जाते जाते मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी जीना और हम अपनी। मगर मुझे उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी दलदल में उतर चुका हूँ जहाँ से वापस निकलना आसान नहीं होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों बच्चे हमेशा की तरह भागते हुए मेरे पास आए। बेटा खुशी से बोला, अब्बू क्या आज मेरी फीस जमा हो गई? बेटी बोली, मेरे कपड़ों का भी इंतजाम हो गया ना? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा के दोनों को सीने से लगा लिया, फिर जेब से कुछ पैसे निकाल के बीवी के हाथ में रख दिए। वो हैरत से मुझे देखने लगी। उसने इतनी बड़ी रकम शायद पहली बार एक साथ देखी थी। उसे फौरन पूछा, ये सब कहाँ से आया? मैंने नज़रें चुरा के कहा, एक पुराना हिसाब मिल गया है। चंद साल पहले जिस आदमी की मदद की थी उसने वापस कर दिया। बीवी ने मेरी बात पर यकीन तो कर लिया, मगर उसकी आंखों में सवाल अब भी मौजूद था। उसी रात मैंने ऑनलाइन बच्चों की फीस अदा कर दी, अब्बू की दवाइयाँ भी खरीद लीं, घर का राशन भी आ गया। मालिक मकान को कुछ किराया दे दिया तो उसका लहजा भी बदल गया। वो जाते जाते कहने लगा कि अगर पहले ही बता देते कि इंतजाम हो जाएगा तो मैं इतना सख्त ना होता। मैं खामोश खड़ा रहा, उसकी बात सुनता रहा। मुझे हर वो चीज़ चुभ रही थी जो इन पैसों से खरीदी जा रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि इन नोटों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे मैं किसी से भी कह नहीं सकता। रात को जब सब लोग सो गए, मगर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बार बार वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता, फिर बिस्तर पे आ जाता, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता मेरे सामने वही शीशे वाला बॉक्स आ जाता और उसके अंदर पड़ा हिना का खामोश चेहरा दिखाई देने लगता। मैं घबरा के उठ बैठता, मेरे माथे पे पसीना होता, हालांकि मौसम ठंडा था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी भी जाग गई। उसे मेरा हाथ पकड़ के पूछा, क्या बात है? कई रातों से तुम ठीक से सो भी नहीं रहे। मैंने फौरन कहा, कुछ नहीं, बस थकन ज़्यादा है। वो खामोशी से मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे छुपाओ मत, हम दोनों ने हमेशा हर मुश्किल साथ देखी है। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। अगली सुबह मैं नाश्ते की मेज़ पे बैठा ही था कि मोबाइल बजा। दूसरी तरफ वही नौजवान था जो बंगले में मौजूद था। उसने आहिस्ता से कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैयत सर्द खाने में महफूज है, तुम्हें सिर्फ परसों सुबह हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद तलाक के कागजात पे दस्तखत करोगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरा दिल पहले से ज़्यादा बेचैन हो गया। दोपहर को मैं बाजार से गुजर रहा था कि अचानक सामने एक जनाजा आ गया। लोग खामोशी से मैयत को कंधों पे उठाए जा रहे थे। मैं बेख्तियार वहीं रुक गया। जनाजा मेरी नज़रों से ओझल हो गया, मगर मेरे कदम आगे न बढ़ सके। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मरने वालों के भी हकूक़ होते हैं और मैं एक ऐसी हरकत का हिस्सा बन चुका हूँ जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाए। मैंने वहीं खड़े खड़े इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को घर आया तो बीवी बच्चों के साथ हंस रही थी। बेटा खुशी से अपने नए जूते देख रहा था। बेटी अपनी कॉपी पे रंग भर रही थी। अब्बू पहले से कुछ बेहतर लग रहे थे। उन सबको खुश देख के मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मैंने सोचा मैंने ये सब इन्हीं के लिए किया है, मगर अगर इन्हें सच मालूम हो गया तो शायद ये खुशी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान फिर सलीम आ गया, मुझे गली के बाहर ले गया और आहिस्ता से बोला, कल सुबह हम लोग आखिरी तैयारी करेंगे। सर्द खाने वालों से भी बात हो चुकी है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है, तुम सिर्फ वक्त पे पहुंच जाना। मैंने उससे पूछा कि किसी को शक हो गया तो? उसे फौरन जवाब दिया, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हमने हर चीज़ का बंदोबस्त कर लिया है, तुम बेफिक्र हो। उसके बाद मेरे दिल को ज़रा भी सुकून न दे सकी। मैं वापस घर आ गया, मगर पूरी रात करवटें बदलता रहा। कभी लगता अभी पुलिस दरवाज़ा खटखटाएगी, कभी लगता किसी ने हमें देख लिया होगा, कभी ख्याल आता शायद अल्लाह मुझे इस जुर्म से पहले ही रोक दे। लेकिन सुबह फिर आ गई और वक्त रुका नहीं। अगले दिन दोपहर के करीब मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, कल सुबह 8 बजे तैयार रहना।
पहले सर्द खाने जाना है, फिर बाकी कागज़ मुकम्मल होंगे। मैंने मैसेज पढ़ा, मोबाइल बंद कर दिया। मेरी धड़कन मुसलसल तेज़ हो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन साबित होने वाला है, मगर मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस राज को हमने हम सबसे छुपाया हुआ समझ लिया था, वो राज हमसे पहले ही किसी और की नज़रों में आ चुका है। अगली सुबह मैं मुकर्ररा वक्त से पहले ही घर से निकल गया। बीवी ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, जल्दी वापस आना, आज बच्चों ने शाम को आपके साथ खाना खाने की जिद की है। मैंने उसकी तरफ देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर से नहीं बल्कि किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी शायद पहले जैसी ना हो। सलीम पहले ही गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं खामोशी से उसके साथ बैठ गया। कुछ ही देर बाद वही बुजुर्ग आदमी, उनकी बेगम और वो नौजवान भी दूसरी गाड़ी में हमारे पीछे आ रहे थे। रास्ते भर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, हर एक अपने अपने ख्यालों में गुम था। मैं बार बार दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह किसी न किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। कुछ देर बाद हम शहर के बड़े सर्द खाने के बाहर पहुंच गए। सलीम ने आयशा से कहा, तुम ज़्यादा बात नहीं करना, सिर्फ हमारे साथ रहना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और हम सब अंदर दाखिल हो गए। काउंटर पर बैठे हुए मुलाजिम ने बुजुर्ग को पहचान लिया, उससे रजिस्टर खोला और चंद लम्हे उसमें कुछ देखता रहा। फिर बोला, 1 मिनट, आप लोग यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर चला गया। हम सब खामोश खड़े रहे। मेरे दिल की धड़कन पहले से भी तेज़ हो गई। चंद मिनट बाद एक और अफसर बाहर आया। उसे रजिस्टर देखा, फिर बहुत ही हमारी तरफ हैरानगी से देखने लगा। उसने कहा, आप लोग किस मैयत के लिए आए हैं? बुजुर्ग ने धीरे से हिना का पूरा नाम बताया। अफसर ने दोबारा रजिस्टर देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे फौरन एक मुलाजिम को आवाज़ दी और कहा, 3 नंबर वाला कोल्ड रूम खोलो। हम सब उसके पीछे चलने लगे। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस रहे थे। कोल्ड रूम का दरवाज़ा खोला गया। अंदर कतार से कई बॉक्स रखे थे। मुलाजिम सीधा एक मखसूस जगह पे गया, मगर अगले ही लम्हे वो चौंक के रुक गया। उसे दोबारा नंबर देखा, फिर पूरी जगह गौर से देखी। उसके बाद वो तेज़ी से बाहर निकल आया। अफसर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ? मुलाजिम घबराई हुई आवाज़ में बोला, सर, यहाँ तो मैयत मौजूद नहीं है। इस सुनते ही बुजुर्ग के हाथ से फाइल ज़मीन पे गिर गई। उनकी बेगम ने बेख्तियार चीख मारी और नौजवान फौरन आगे बढ़ा और खुद हर बॉक्स देखने लगा। मगर चंद मिनट बाद वो भी परेशान होकर बाहर आ गया। उसे कहा, नहीं सर, यहाँ वाकई कुछ नहीं है। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने सलीम की तरफ देखा, उसका चेहरा भी जर्द पड़ चुका था। वो बार बार कह रहा था, ये मुमकिन नहीं है, हमने खुद यहाँ रखा था, ये कैसे हो सकता है? सर्द खाने का अफसर गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपने तमाम मुलाजिमीन को बुला लिया। सबसे एक एक करके सवाल होने लगे, मगर हर शख्स यही कह रहा था कि किसी ने कोई मैयत बाहर नहीं निकाली। रजिस्टर में भी किसी किस्म की एंट्री मौजूद नहीं थी। वो नौजवान गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम लोगों ने हमारी मैयत खराब कर दी है, तुम सब जिम्मेदार हो। अफसर ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी ज़ुबान संभालो, यहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, कोई मैयत यूँ गायब नहीं हो सकती। कमरे के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। कोई रजिस्टर देख रहा था, कोई फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, कोई सीसीटीवी का जिक्र कर रहा था। मैं कोने में खामोश खड़ा सिर्फ ये सब देख रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतने में सर्द खाने का अफसर अचानक खामोश हो गया। उसने रजिस्टर बंद किया और हमारी तरफ गौर से देखा। फिर अपने एक मुलाजिम से आहिस्ता से कुछ कहा। मुलाजिम फौरन तेजी से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद दूर से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। सलीम ने खिड़की से बाहर झांका तो उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने घबरा के मेरी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं। अगले ही लम्हे सर्द खाने का मरकजी दरवाज़ा खुला और कई पुलिस एहलकार तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। उनके दरमियान एक अफसर भी था जिसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसे अंदर आते ही एक नज़र हम सब पे डाली और फिर सीधा बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सब सिर्फ एक गुमशुदा लाश का मामला नहीं था, बल्कि कोई ऐसा राज सामने आने वाला था जिसने हम सबको एक ही लम्हे में मुजरिम बना दिया था। पुलिस अफसर सीधा बुजुर्ग आदमी के सामने आके रुका। फिर उसने अपनी फाइल खोली और नहायत पुरसकून लहजे में कहा, आप लोग जिस मैयत को लेने आए हैं वो यहाँ नहीं है। बुजुर्ग घबरा के बोले, हमें भी यही बताया जा रहा है, आखिर वो गई कहाँ? पुलिस अफसर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो कहीं गई नहीं, बल्कि 3 दिन पहले हमारी तहवील में ले ली गई थी। इस सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। वो नौजवान गुस्से से बोला, आप लोगों ने किस हक से हमारी मैयत उठाई? पुलिस अफसर ने फौरन जवाब दिया, उस हक से जो कानून हमें देता है। सर्द खाने के एक मुलाजिम को शक हुआ था कि एक नौजवान लड़की के मैयत को जानबूझकर गैर मामूली मुद्दत तक रखा जा रहा है और घर वाले मौत का इंदराज भी नहीं करा रहे। उसे खुफिया इत्तला दी। हमने खामोशी से तहकीकात शुरू की। मैयत को सबूत के तौर पर अपनी तहवील में ले लिया और इसके बाद आप सबकी निगरानी करते रहे। बुजुर्ग की बेगम रोते हुए कुर्सी पर बैठ गई। नौजवान ने भागने की कोशिश की, मगर 2 पुलिस एहलकारों ने फौरन उसे पकड़ लिया। सलीम के चेहरे से भी रंग उड़ चुका था। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। पुलिस अफसर ने फाइल से चंद तस्वीरें निकाल के मेज़ पर रख दी। एक तस्वीर में वही शीशे वाला बॉक्स था, दूसरी में बंगले के अंदर होने वाली मुलाकात की तस्वीर। फिर उसने कागज़ उठाया और मेरी तरफ देख के कहा, और ये वो निकाहनामा है जो आप लोगों ने गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया था। हमारे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है।
طلاق کے وہ کاغذات بھی مل گئے ہیں جن پہ بعد میں تاریخ ڈالنی تھی۔ اب کسی کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے ان کے بزرگ آدمی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیا اور بولے، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم صرف اپنی بیٹی کی جائیداد اپنے خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا، جائیداد بچانے کے لیے قانون نہیں توڑا جا سکتا۔ مردہ انسان کے نام پہ جعلی نکاح کرنا، ریکارڈ چھپانا، سرکاری دستاویزات میں دھوکہ دینا سب جرم ہے۔ اتنے میں ایک اہلکار میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کیا، میرے بچے بھوکے تھے، میرے والد بیمار تھے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس افسر نے میری بات خاموشی سے سنی، پھر بولا، تمہاری مجبوری اپنی جگہ، لیکن تم نے جرم میں ساتھ دیا۔ اگر تم اسی دن پولیس کے پاس آ جاتے تو شاید آج تم خود گواہ ہوتے، مجرم نہیں۔ مجھے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کا چہرہ یاد کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا، جن لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اب انہی کے سامنے میں مجرم بن کے جاؤں گا۔ چند دن بعد عدالت نے سب کے بیانات سنے، تمام ثبوت دیکھے اور آخرکار فیصلہ سنا دیا گیا۔ بزرگ آدمی، ان کی بیگم، ان کا بھتیجا سلیم اور میں سب کو مختلف مدت کی قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت میں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی کہ غلط راستے پہ اٹھایا گیا ایک قدم انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جیل میں کئی راتیں ایسی گزریں جب مجھے اپنے بیٹے کی وہ بات یاد آتی کہ ابو، اگر فیس نہ ہو تو میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی کی مسکراہٹ یاد آتی جب وہ نئے کپڑے مانگ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی وہ انگوٹھی یاد آتی جو وہ بیچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اگر میں اس دن صبر کرتا، اگر میں ایک جرم کے بجائے ایک اور دن محنت کر لیتا، تو شاید میرے بچے آج ایک قیدی کے بچے نہ کہلاتے۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ عدالت نے وہ جائیداد بھی خاندان کے حوالے نہیں کی، بلکہ وصیت کے مطابق ٹرسٹ کے سپرد کر دی، تاکہ اس سے یتیم بچوں کی تعلیم اور علاج کا خرچ چل سکے۔ خبر سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ جس دولت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا گیا، وہ کسی کے ہاتھ نہ آ سکی، اور جن لوگوں نے لالچ کیا وہ سب اپنی آزادی بھی کھو بیٹھے۔ آج بھی جب میں جیل کی کوٹری میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو یاد کرتا ہوں تو یہی بات سمجھ آتی ہے، انسان کو کبھی بھی اپنی مجبوری کو گناہ کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ حرام راستے سے آنے والا پیسہ چند دن کی خوشی ضرور دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ عزت، آزادی اور سکون چھین لیتا ہے، اور قانون سے بچنے کی کوشش کرنے والا آخرکار قانون کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ 2 سال بعد مجھے تو رہا کر دیا گیا اور میں پھر سے وہی مزدوریاں کرتا رہا، مگر وہ لوگ اب بھی قید میں تھے، کیونکہ سارا منصوبہ ان کا تھا۔ کتنے دن تو میں اپنے بیوی بچوں سے نظریں ہی نہیں ملا پایا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں نے دل سے توبہ کر لی تھی۔